बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी का। ठीक है, जो बच्चे बायोलॉजी का जो है कि 3 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं, 3 तारीख को एग्ज़ाम है बायोलॉजी का, तो उनके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है कि महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। ठीक, तो ये टिप्पणियाँ जो है कि हर बार एग्ज़ाम में आया हुआ टिप्पणी है, मैंने छाट करके ये टिप्पणियाँ लिख के आप लोगों के लिए लाया है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा टिप्पणी है वो है आईवीएफ तकनीक। अब देखिए कि आईवीएफ तकनीक क्या होता है। ठीक, देखिए आईवीएफ सहायक प्रजनन तकनीक। आईवीएफ क्या है? सहायक प्रजनन तकनीक यानी एआरटी का एक रूप है। आईवीएफ क्या है? एआरटी का एक रूप है। इसका मतलब है, ठीक है, आईवीएफ का मतलब है कि एक महिला को गर्भवती होने में, ठीक है, आईवीएफ क्या करता है? एक महिला को गर्भवती होने में मदद करता है। ठीक, एक महिला को गर्भवती होने में मदद करने के लिए विशेष चिकित्सा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक महिला गर्भवती है या नहीं, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है? अनेक प्रकार के चिकित्सा तकनीकों का उपयोग किया जाता है, यानी चेक किया जाता है कि वो गर्भवती है या नहीं है। ठीक है, यहाँ बोला है ना, गर्भवती होने में मदद करने के लिए विशेष चिकित्सा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे अक्सर अब आजमाया जाता है। ठीक है, इसे अक्सर कब आजमाया जाता है? जब अन्य कम खर्चीला प्रजनन, जो कम खर्चे में जो प्रजनन तकनीकें विफल हो जाती हैं, तब जाके इसे आईवीएफ तकनीक को जो है कि आजमाया जाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद दूसरा हमारा है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण। देखिए किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि उस देश की जनसंख्या घनत्व को बढ़ाती है। ठीक है, किसी भी देश की जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उस देश की जनसंख्या घनत्व को बढ़ाती है। किस देश की जनसंख्या घनत्व को? यह एक चिंता का विषय है। ठीक है, ये एक प्रकार से चिंता का विषय है कि क्या है, जो देश में जनसंख्या का घनत्व क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की वृद्धि से अनेक दुष्परिणाम सामने आए। ठीक है, इस प्रकार की वृद्धि से जो है कि अनेक दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले ही दूसरे स्थान पर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा भारत है वो क्या है? पूरे विश्व में जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, इतना ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत की, जबकि यहाँ पर उपलब्ध क्षेत्र, ठीक है, जो हमारे भारत का उपलब्ध क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है कि विश्व में 7वें स्थान पे आता है। हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरा जो क्षेत्र है वो पूरे विश्व भर में जो है कि 7वें स्थान पे आता है, जबकि यहाँ पर उपलब्ध क्षेत्र विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत में क्या हो रही है? जो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जन्म दर को घटाना ही हो सकता है। देखिए जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जन्म दर को ही घटाना। ठीक है, जन्म दर अगर घटा दिया जाए तो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए समजात सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि एवं सुधार आदि उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए क्या किए जाने चाहिए? जो है कि समजात सुरक्षा कार्यक्रम जो है उसमें वृद्धि करना चाहिए उस कार्यक्रम में, और सुधार आदि उपाय किए जाने चाहिए। देखिए आगे है आवर्त चक्र। ठीक है, आवर्त चक्र के भी टिप्पणी आपसे पूछ सकता है या फिर पूछेगा आवर्त चक्र क्या है, तो लिखेंगे मादाओं में अंडाणु निर्माण। ठीक है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। मादाओं में अंडाणु निर्माण कितने दिन में होता है? तो 28 दिन का चक्र बना होता है। हर 28 दिन पे जो है कि अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव
चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। ये जो चक्र होता है प्रत्येक स्त्री में जो है कि 12 से 13 वर्ष की आयु में ये शुरू हो जाता है, ठीक है, और 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। ये जो 28 दिन का चक्र होता है ये क्या दर्शाता है, जो हमारा अंडाशय है उस अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही, ठीक है, इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। जब हमारे अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होने लगता है, ठीक है, हमारे गर्भाशय में जो है कि अंडाणु का निर्माण होने लगता है तो मादा क्या करती है, गर्भधारण में सक्षम हो जाती है, ठीक है, उस टाइम वो गर्भधारण कर सकती है। आवर्त चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन्स करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स, LH हार्मोन्स और दूसरा FSH हार्मोन्स। देखिए आगे है एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है, HIV नामक विषाणु से होता है। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद, ठीक है, संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद जब व्यक्ति HIV नामक विषाणु से संक्रमित हो जाता है तो उसके 12 सप्ताह के बाद ही रक्त की जांच से ज्ञात होता है, ठीक है, रक्त की जांच से ज्ञात होता है कि यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। क्या है, ये जो विषाणु है ये शरीर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, HIV पॉजिटिव कहते हैं। एड्स तब होता है, ठीक है, एड्स तब होता है जब वायरस के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, यानी हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब जो है कि एड्स होता है। एड्स असुरक्षित संबंध बनाने, ठीक है, एड्स जो है ये असुरक्षित संबंध बनाने और संक्रमित सुई से फैलता है। जो जैसे रक्त का कोई सुई होता है ना, रक्त का संक्रमित जो सुई होता है रक्त का या फिर कुछ का भी, तो उसी सुई से फैलता है ये। एड्स की रोकथाम के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, एड्स की रोकथाम के लिए और लोगों में जो है कि जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 1 दिसंबर को जो है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा गोनेरिया, ठीक है, गोनेरिया क्या है, देखिए यह एक यौन संचरित संक्रमण रोग है। गोनेरिया क्या है, यौन संचरित संक्रमण रोग है जो कि नीसेरिया गोनेरिया, ठीक है, किससे, नीसेरिया गोनेरिया नामक रोगाणु के कारण होता है। किस रोगाणु के कारण, नीसेरिया गोनेरिया नामक रोगाणु के कारण होता है, जो कोई भी यौन रूप से सक्रिय है, ठीक है, यौन रूप से जो सक्रिय है उसे गोनेरिया होने का खतरा रहता है, ठीक है, जो यौन रूप से सक्रिय है उसे गोनेरिया होने का खतरा रहता है। जिन लोगों के एक से ज़्यादा यौन साथी रहे हैं, ठीक है, जो लोग क्या कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा संबंध बना रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है, उन्हें संक्रमित होने का ज़्यादा जोखिम है। यदि समय रहते, ठीक है, यदि क्या है, समय रहते उपचार कर लिया जाए तो, यदि समय रहते इसका जो है कि उपचार कर लिया जाए तो संक्रमण ठीक हो सकता है। यानी गोनेरिया क्या है, सीधा से जानिए ये एक यौन संचरित संक्रमण रोग है, ठीक है, और इसका जो रोगाणु है वो है नीसेरिया गोनेरिया, और एक से ज़्यादा जो लोग संबंध बनाते हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका खतरा रहता है कि ये उनको रोग हो सकता है गोनेरिया, ठीक है, तो इसको पता चलने पे अगर तुरंत इसका उपचार करवा लिया जाए तो ये जो संक्रमण जो है ये ठीक हो सकता है। देखिए अगला है हमारा सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस क्या है, यह एक यौन संचारित संक्रमण है। सिफिलिस जो है कि एक प्रकार का यौन संचारित संक्रमण रोग है ये भी, ठीक है,
ये भी एक प्रकार का रोग है, यौन संचरित रोग। ये देखिए एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, ये सब क्या है, यौन संचरित रोग है। यह ट्रेपोनेमा, ठीक है, यह ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। ये कैसे होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया टूटी हुई त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली में प्रवेश करता है। देखिए ये जो बैक्टीरिया है ये किस प्रकार से हमारे बॉडी पे काम करता है, तो हमारे बॉडी में जो टूटी हुई त्वचा है या फिर श्लेष्मा झिल्ली है उसी में ये प्रवेश करता है। सिफिलिस के लक्षण 3 चरणों में दिखते हैं, ठीक है, इनके लक्षण जो है कि 3 चरणों में दिखते हैं। इसके अनेक लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं देखिए, दर्द रहित घाव, दाने, बुखार, थकान, सिर दर्द, भूख में कमी, ठीक है, भूख न लगना, चकत्ते आदि, ये सब क्या है जो है कि इनके लक्षण हैं। जो जैसे घाव होगा तो वो दर्द रहित, उसमें कोई भी दर्द नहीं होगा उस घाव में, ठीक है। और जो है कि ये जो घाव होते हैं ये जननांगों पे होते हैं, दाने भी हो जाएंगे जननांगों पे, और आपको बुखार आएगा, थकान महसूस होगा, सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा और आपको भूख नहीं लगेगा, और जो आपके जो जननांग है वहाँ पे चकते चकते हो जाएंगे, ठीक है। इनका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। इनका इलाज कैसे होता है, एंटीबायोटिक दवाओं से होता है, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, सेरोगेट माता, सेरोगेट माता, सेरोगेट मदर का होता है। देखिए अनेकानेक कारणों से स्त्रियां विश्व भर में संतान सुख से वंचित रहती हैं, ठीक है। देखिए अनेक स्त्रियां जो है कि अनेक कारणों से जो है कि हमारे विश्व भर की बात है, ठीक है, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि पूरे हमारे विश्व में जो है कि अनेकों स्त्रियां ऐसी हैं जो कि संतान सुख से वंचित है, वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है, उनमें ऐसी ऐसी कमियां हैं जिससे वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकती हैं, वे अपनी संतान पैदा नहीं कर सकती हैं, अर्थात ये बचपन की शिकार होती हैं, ठीक है। और हमारे खासकर हमारे भारत में जो स्त्रियां जो है कि संतान नहीं उत्पन्न कर सकती हैं उसे बाज नाम दिया जाता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि ये बाज है, क्यों बाज है, क्योंकि वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। देखिए सेरोगेट माँ, ठीक है, तो जो बाज हैं जो उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उनके लिए एक ही उपाय है, सेरोगेट माता, ठीक है। सेरोगेट माता क्या है अब समझिए, सेरोगेट माँ वह महिला होती है, ठीक है, सेरोगेट वह महिला होती है जो किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है, किसी और के बच्चे को जो है कि जन्म देने के लिए सहमत होती है। बच्चा क्या रहेगा, किसी और का रहेगा, वो अपने गर्भ में उस बच्चे को रखेगी पूरे 9 माह तक, ठीक है। उसी को बोला है कि किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है, वह किसी तरह की सहायक प्रजनन तकनीक आमतौर पर IVF का उपयोग करके गर्भवती होती है, ठीक है। आमतौर पर क्या होती है, वो IVF तकनीक का उपयोग करके गर्भवती होती है। सेरोगेट माँ, जो सेरोगेट माँ होती है बच्चे 9 माह तक बच्चे को गर्भ में रखती है। जो सेरोगेट माँ होती है वो बच्चे को जो है कि 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, 9 महीने तक गर्भ में रखती है और उस बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद क्या होता है, और बच्चे की क्या होती है, अस्पताल से उसके इच्छित माता पिता के पास भेज दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर, यानी सीधा से जानिए सेरोगेट मदर का मतलब है कि किसी दूसरी औरत का जो है कि कोख खरीद लिया जाता है, उसके गर्भ को जो है कि खरीद लिया जाता है, ठीक, उसी को जो है कि सेरोगेट मदर कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा जो टिप्पणी है, मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, ठीक है, मानव का जो लिंग निर्धारण होता है वो XY प्रकार का होता है। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात
लैंगिक द्विरूपता, ठीक है, लैंगिक द्विरूपता 23वें जोड़े अर्थात लिंग गुणसूत्र की विभिन्नता के कारण विकसित होती है। 23वां जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है, वो विभिन्नता के कारण विकसित होता है। मादा में एक्स गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, ठीक है, मादा में जो है कि एक्स गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, यानी 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। और नर में एक्स के अतिरिक्त एक गुणसूत्र वाई होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है नर में गुणसूत्र। माता पिता से जिन संतान को 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है। माता पिता से जो है कि संतान में जो 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र बनते हैं वो संतान जो होता है पुत्र होता है, क्योंकि उसमें एक्स वाई है, और जिससे 44 प्लस एक्स गुणसूत्र मिलते हैं वह क्या है, पुत्री है। तो इस प्रकार जो है कि लिंग निर्धारण होता है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला हमारा जो टिप्पणी है वो है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, देखिए, दो विपरीत लक्षणों वाले कुछ पौधों में संकरण करवाने पर विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतः प्रभावी लक्षण नहीं होता है। देखिए जब दो अलग अलग लक्षणों वाले, ठीक है, दो अलग अलग विपरीत यानी अलग अलग लक्षणों वाले पौधे को क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, ठीक है, अलग अलग लक्षण वाले पौधे को संकरण करवाते हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है, विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतः प्रभावित लक्षण नहीं होता है। तो दोनों में से कोई भी लक्षण जो है कि प्रभावित नहीं होता है। जो विपरीत लक्षण वाले पौधे को संकरण करवाते हैं तो उन दोनों में से कोई भी लक्षण जो है कि प्रभावित नहीं होता है पूरी तरह से, ठीक है। दोनों के बीच एक नया फिनोटाइप बनता है, ठीक है, दोनों के बीच क्या होता है, एक नया फिनोटाइप बनता है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, देखिए एग्जाम्पल, ये हमारा जो है कि लाल पुष्प है और ये सफ़ेद पुष्प है, ठीक है। अगर दोनों में संकरण कराया जाए, ठीक है, दोनों में अगर संकरण कराया जाए तो लाल पुष्प क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है, डबल, और सफ़ेद क्या है, स्मॉल आर है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, गुलाबी प्राप्त हुआ। लाल और सफ़ेद मिलाएंगे तो हमें गुलाबी प्राप्त हुआ, दोनों में संकरण कराए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। दोनों में संकरण करवाएंगे तो एक ये अपना देगा एक ये देगा, तो स्मॉल आर कैपिटल आर, तो गुलाबी पुष्प यानी गुलाबी पुष्प हमें प्राप्त होगा। अगर इसी गुलाबी पुष्प से हम क्या करें, स्वपरागण करवाएं, ठीक है, इस गुलाबी पुष्प में ही दूसरे गुलाबी पुष्प का क्या करवा दे, परागण करवा दे, ठीक है, स्वपरागण यानी अपनी ही जाति का। गुलाबी पुष्प के पौधे से जो है कि एक और गुलाबी पुष्प के पौधे का दोनों में क्या करें, संकरण करवा दे, तो क्या प्राप्त होगा हमें, पहले तो 50% हमें चांस रहेगा कि गुलाबी ही प्राप्त होगा, ठीक है, गुलाबी ही प्राप्त होगा। 50% हमें चांस रहेगा कि गुलाबी ही प्राप्त होगा, और 25% प्राप्त होगा कि 25% या तो लाल प्राप्त होगा या तो 25% सफ़ेद हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यानी इसका अनुपात अगर पूछेगा तो आप अनुपात लिख सकते हैं 1:2:1, ठीक है, क्योंकि गुलाबी का ज़्यादा चांस है इसीलिए 2 होगा, 1:2:1। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, अगला टिप्पणी है हमारा मानव जीनोम, ठीक, मानव जीनोम परियोजना। देखिए मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी, ठीक है, मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी। यह परियोजना साल 1990 में शुरू हुई। ये परियोजना कब शुरू हुई, मानव जीनोम परियोजना साल 1990 में शुरू हुई और साल 2003 में पूरी हुई, ठीक, 2003 में पूरी हुई। इस परियोजना का मकसद था, क्या मकसद था, मानव जीनोम का मानचित्रण, अनुक्रमण और पहचान करना। इस परियोजना का मेन मकसद यही था कि मानचित्रण, अनुक्रमण और पहचान करना।
यह परियोजना मानव इतिहास की सबसे अहम वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक है। ये परियोजना कैसी है? तो ये परियोजना जो है कि मानव इतिहास की सबसे अहम वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक है मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, देखिए अगला हमारा जो है टिप्पणी वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? देखिए टिप्पणी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? एक प्रकार का तकनीक है जिससे किसी व्यक्ति की पहचान, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए के आधार पर की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का, सीधा समझिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का तकनीकी है, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान करना, किसी भी व्यक्ति की पहचान करके उसके डीएनए के आधार पर, किसी भी व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए दो लोगों के डीएनए को एक दूसरे में मैच किया जाता है। इसके जरिए जो है कि दो लोगों के डीएनए को क्या करते हैं? एक दूसरे के डीएनए से मैच कराते हैं कि वो डीएनए सेम है या फिर अलग अलग है। जैसे कि किसी अपराधी स्थल से मिले नमूने का, ठीक है, किसी अपराधी स्थल से मिले नमूने का डीएनए, मान लीजिए कहीं पे कुछ मतलब गलत काम हुआ है तो वहाँ कोई नमूना मिल गया, ठीक है, कपड़ा अगर मिल गया तो कपड़े से मिलाते हैं क्या डीएनए है, ब्लड मिल गया, बाल मिल गया, ठीक है, तो इससे डीएनए मिलाते हैं कि इसका अपराधी कौन है। या फिर अपराधी जांच, पितृत्व परीक्षण, वंशावली और चिकित्सा अनुसंधान, बलात्कारी की पहचान, इसके द्वारा जो है कि बलात्कारी की पहचान किया जा सकता है। पितृत्व परीक्षण यानी उसके फैमिली का, उसके पिता, किसी के भी पिता का जो है कि पता लगाया जा सकता है डीएनए के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला है हमारा टिप्पणी टीकाकरण। देखिए टीकाकरण क्या है? किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक, मान लीजिए हमारे शरीर में क्या है कि क्षमता कम है, अगर टीकाकरण लगवा लिया जाए तो क्या होता है कि जो हमें बीमारी है उस बीमारी से लड़ने में हमें क्या मिलेगा? सहायता मिलेगा, हमें जो है कि क्षमता हमें मिलेगा टीकाकरण से। ठीक है, तो वही बोला है कि टीकाकरण किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। शरीर की क्षमता को क्या करता है? बढ़ा देता है और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। देखिए किसी भी संक्रमण रोग जो होते हैं, किसी भी संक्रमण रोगों से लड़ने के लिए, किसी भी संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए क्या होता है? टीकाकरण जो है कि सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। टीकाकरण क्या है? सबसे प्रभावी है, इसका प्रभाव भी दिखता है और सबसे सस्ता और अच्छा विधि है। टीके एंटीजनी पदार्थ, टीके क्या होते हैं? एंटीजन पदार्थ होते हैं। ठीक है, टीका जो है कि एंटीजन पदार्थ होता है। टीके के रूप में दी जाने वाली दवा, जो टीके के रूप में दवा दी जाती है वो या तो रोगकारक जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा में होती है। तो ये हमारा हो गया टीकाकरण। अगला टिप्पणी है हमारा फाइलेरिया यानी हाथी पांव। ठीक है, देखिए ये रोग वुचेरेरिया, ठीक है, ये क्या है? वुचेरेरिया। ये रोग वुचेरेरिया बैंकोफ्टाइन नामक कृमि द्वारा होता है। ये रोग किसके द्वारा होता है? वुचेरेरिया बैंकोफ्टाइन नामक कृमि द्वारा होता है। इस कृमि का प्रथम परपोषी मनुष्य होता है। इस कृमि का जो है कि प्रथम परपोषी कौन होता है? मनुष्य होता है। इसमें पाँव फूलकर हाथी के पाँव के समान मोटे हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? जो पाँव होता है
वो पाँव फूल करके हाथी का जो पैर जितना मोटा होता है उसी के समान मोटा हो जाता है। यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये किसके काटने से होता है? जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होते हैं उनके काटने से ये होता है। शरीर में कंपन के साथ ज्वर आना, मानसिक मंदता, सिर दर्द, गले में सूजन आदि इनके लक्षण हैं। इनके कौन कौन से लक्षण हैं फाइलेरिया के? तो फाइलेरिया के लक्षण देखिए, हाथी में शरीर में क्या होता है कि कंपन के साथ ज्वर आना, यानी कि शरीर कांपेगा और क्या होगा कि तेज़ी से बुखार होगा। और मानसिक मंदता जो है कि हम लोग का जो मानसिक यानी दिमाग जो है कि मतलब सुस्तता बिल्कुल रहेगा, मन से बिल्कुल सुस्ती रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, गले में जो है कि सूजन हो जाएगा आदि इनके लक्षण हैं। इसमें शरीर का कुछ भाग सूजकर फूल जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा भी होता है कि शरीर के जो कुछ भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं। यह सूजन हाथ, पैर, वृषणकोश या व स्तनों आदि भाग पर होती है। देखिए ये सूजन कहाँ कहाँ होती है? हाथ में भी होती है, पैर में भी होती है, वृषणकोश में भी होती है और स्तनों आदि भाग पर भी होती है। इसलिए इस रोग को फील पाँव या हाथी पाँव कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? फील पाँव या फिर हाथी पाँव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइलेरिया। इसके बाद आगे हम देखेंगे बीटी फसल। देखिए बीटी फसल क्या है? देखिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। जिनके लिए क्या चीज़? कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं, यानी देखिए बीटी फसल ऐसा है जो कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा फसल उत्पन्न किया जाता है जिनमें कीटनाशक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। जो खाद डाले जा रहे हैं आजकल, तो उसमें जो है कि कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें बीटी विष होने से ये पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती है। इनमें जो है कि बीटी विष होने से, इनमें क्या होता है? बीटी विष होता है और यही होने से पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी बैसिलस थुरिएंजिएसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिएंजिएसिस नामक विषाणु से निर्मित किया जाता है। विषाणु का नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस। ये जीवाणु का नाम है, ठीक है। इसी से निर्मित किया जाता है। जब इस विष को उत्पन्न करने वाले, ठीक है, इस विष को उत्पन्न करने वाले जीन्स, इस विष को उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं, जीन को विषाणु से निकालकर, जीन को क्या करते हैं? विषाणु से निकालकर किसी पादप में स्थापित कर दिया जाता है। जीन को विषाणु से निकाल दिया जाता है और निकाल के किसी पादप में स्थापित कर दिया जाता है, तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो जाता है। ये प्रजाति क्या हो जाता है? पीड़क प्रतिरोधी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है बीटी फसल। देखिए आगे है रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक क्या है? तो देखिए रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक राज्य दस्तावेज है। रेड डाटा बुक क्या है? राज्य दस्तावेज है। ये हर राज्य में होता है, ठीक है, जिसमें दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जंतु, पौधे तथा कवक एवं कुछ जातियां जो विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाती हैं जिसे सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। और ये जो जातियां वहाँ पाई जाती हैं जिस क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक। फिर से देखिए, इसमें दुर्लभ तथा संकटग्रस्त, रेड डाटा बुक वो है जिसमें जो संकटग्रस्त जंतु हैं, यानी उम्मीद है कि जो जीव जंतु हैं उनकी जातियाँ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसी को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ठीक है। जंतु, पौधे तथा कवक एवं कुछ जातियाँ, ठीक है, जंतु को, पौधे और कवक और साथ ही साथ कुछ जातियाँ ऐसी विशेष रूप से है
जिनको रेड डाटा बुक में रखा गया है उस परिक्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, उस परिक्षेत्र में पाई जाती हैं यानी रेड डाटा बुक में पाई जाती हैं, जिसे सूचीबद्ध किया गया है। रेड डाटा बुक में खतरे में पड़ी प्रजातियों की संपूर्ण सूची। अभी हमने बोला कि जो जीव जंतु पौधे हैं उनकी जो प्रजातियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उसी को ये भी बोला है। ठीक है, जो कम होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उसी को ये भी बोला है कि रेड डाटा बुक में खतरे में पड़ी प्रजातियों की संपूर्ण सूची उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हमारा है रेड डाटा बुक। यानी सीधा से समझिए कि बिल्कुल एक भाषा में समझिए कि जीव जंतु पौधे कवक ये सब जितनी भी जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक, या फिर उनकी जातियां कम होने वाली हैं, जिनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ा है, जिन जातियों का, उन सभी को रेड डाटा बुक में रखा गया है। बस यही है रेड डाटा बुक। ठीक, तो ये हमारा हो गया महत्वपूर्ण जितनी भी टिप्पणियाँ थी। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।